नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए एक बड़ी प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है उतरन। चौंकिएगा नहीं, उतरन पहले भी सुना चुकी हूँ। आज की कहानी डिफरेंट है। उतरन, इस कहानी को लिखा है हिंदी और उर्दू की मशहूर लेखिका वाजिदा तबस्सुम जी ने। मित्रों, आपने मीरा नायर की बहुचर्चित फिल्म कामसूत्र अ टेल ऑफ लव का नाम तो जरूर सुना होगा, कईयों ने देखी भी होगी। उस सिनेमा की मूल प्रेरणा यही कहानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी उतरन। कहानी पर अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। उतरन। ए, निको ना, मेरे को बहुत शर्म लगती है। अयो, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं उतारे के नहीं अपने कपड़े? चमकी शर्मा रही है। अब उतारती है कि बुलाओ अन्ना भी को। शहजादी पाशा, जिसकी रग रग में हुकूमत चलाने की आदत है, चिल्लाकर बोली। फिर कुछ डरते डरते, कुछ शर्माते शर्माते अपने छोटे छोटे हाथों से पहले तो चमकी ने अपना कुर्ता उतारा, फिर शहजादी के हुक्म पर पाजामा। उसके बाद में शहजादी के हुक्म पर झाग भरे टब में उसके साथ कूद पड़ी। जब दोनों नहा चुकी तो शहजादी पाशा ने ऐसी मोहब्बत से, जिसमें अभिमान और स्वामित्व की गहरी छाप थी, मुस्कुरा कर कहा, और तू ये बता कि अब तू कपड़े कौन से पहन रही है? कपड़े? हाँ हाँ, कपड़े। शहजादी पाशा हैरानी से चिल्लाकर नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, ये इतने गंदे बदबू वाले कपड़े? फिर पानी में नहाने से फायदा क्या है? चमकी ने जवाब देने के बजाय उल्टा एक सवाल ही जड़ दिया, और आप क्या पहन रहे पाशा भी? मैं? शहजादी पाशा बड़े संतोष और गर्व से फूली ना समाते हुए बोली, वो मेरी बिस्मिल्लाह के वक्त चमक चमक का जोड़ा मेरी दादी माँ बनाए थे, वही। मगर तूने काहे को पूछी? चमकी क्षण भर के लिए सोच में पड़ गई, फिर हंसकर बोली, वो मैं सोच रही थी कि क्या? शहजादी पाशा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि उसी समय एकदम उधर से अन्ना बी की तेज चिंगाड़ सुनाई दी। हो पाशा, ये मेरे को हम्माम में से भगाए के तुम इस उजाड़ मारी छुट्टी के साथ क्या बातें मनाने ले बैठी? जल्दी निकलो, नहीं तो बड़ी बी को अब भी जाकर बोलती हूँ। अपनी सोची हुई बात चमकी ने जल्दी से कह सुनाई। पाशा बी, मैं सोच रही थी वो कि कभी आप और मैं ओढ़नी बदल बहना बन गए तो आपके कपड़े मैं भी पहन सकती ना। मेरे कपड़े? तेरा मतलब है कि वो सारे कपड़े जो मेरे बक्सों में भर भर के रखे हैं? उत्तर में चमकी ने जरा डर कर सिर हिलाया। शहजादी पाशा हंसते हंसते दोहरी हो गई, ए ओ, कितनी बेवकूफ छोकरी। आगे तो तू मेरी नौकरानी, तो मेरे उतरन पहनती है और उम्र भर उतरन ही पहनेगी। और फिर शहजादी पाशा ने अपार प्यार से, जिसमें अभिमान और गर्व अधिक, निष्कपटता कम थी, अपना अभी अभी का नहाने के लिए उतारा हुआ जोड़ा चमकी की ओर उछाल दिया। ले, ये ले उतरन, पहन ले, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। चमकी को क्रोध आ गया। मैं काय को पहनूं तुम्हारा जोड़ा? तुम पहनो मेरा जोड़ा, पहनो। उसने अपने मैले जोड़े की ओर इशारा किया। पाशा भी गुस्से में रूठ कर खड़ी हो गई। मैं पहनूंगी तेरा कपड़ा? मैला चिकट? अन्ना भी, अन्ना भी, कहते हुए उसने अन्ना भी को आवाज दी। अन्ना भी ने दरवाजा को भड़बड़ाया और दरवाजा, जो सिर्फ हल्का सा भिड़ा हुआ था, पाटो पाट खुल गया। दरवाजे में खड़ी होकर अन्ना भी ने उन दोनों को देखा। अच्छा, तो आप दोनों साहिबान अभी तक नंगेज खड़े हैं? अन्ना भी नाक पर उंगली रखकर बनावटी गुस्से से बोली। शहजादी पाशा ने झट स्टैंड पर टंगा हुआ नरम नरम गुलाबी तौलिया उठाकर अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया। चमकी यूं ही खड़ी रही। अन्ना बी ने अपनी बेटी की तरफ जरा गुस्से से देखा। और तू पाशा लोगों के हम्माम में काहे को पानी नहाने को उतरी? ये लो, शहजादी पाशा ने बोले कि तू भी मेरे साथ पानी में नहा ले। अन्ना बी ने डरते डरते इधर उधर देखा कि कोई देख न रहा हो, फिर जल्दी से उसे हम्माम से बाहर खींच कर बोली, जल्दी से जाकर नौकर खाने में बैठ, नहीं तो सर्दी वर्दी लग गई तो मरेगी। पहन मेरे कपड़े। चमकी शर्म से नजर समटाए बैठी थी। अब भी चिक्कट गोंद कपड़े निको पहन,
वो लाल पेटी में शहजादी पाशा परसों अपना कुर्ता पजामा दिए थे, वो जाकर पहन। अरे हाय, अभी यहीं खड़ी खड़ी। वह 7 वर्ष की नन्ही सी जान बड़ी गहरी सोच में खड़ी थी। फिर सोचते सोचते रुक रुक कर बोली, अम्मनी, जब वो शहजादी पाशा और हम एक बराबर के हैं तो उन्हों मेरे उत्तरन क्यों नहीं पहने? पाशा बी ने जो सुना तो बोली, ओ है ठहर जरा, मैं मम्मा को जाकर बोलती हूँ कि चमकी मेरे को ऐसा बोली। लेकिन अन्ना बी ने डर कर उसे गोद में उठा लिया। अरे पाशा, उन्हें तो पागल हो गई ली है, ऐसे दीवानी को बात आखिर को अपने मम्मा से बोलते हैं। आगे आप उसके साथ खेलना ना बात करना, जो कुछ पूछे तो उसके नाम पर जूती मार देना। शहजादी पाशा को कपड़े पहनाकर, कंघी चोटी करके, खाना वाना खिलाकर, उसके सारे कामों से निश्चिंत होकर अन्ना भी अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि चमकी अभी तक नंगा झाड़ बनी खड़ी है। आओ देखा ना ताओ, उन्होंने अपनी बेटी को धुनकना शुरू कर दिया और लगी बड़बड़ाने, जिसका खाती उसी से लड़ाई मोल लेती, छिनाल घोड़ी। अभी कभी बड़े सरकार ने निकाल कर बाहर कर दिया तो किधर जाएंगे, इतना करे। अन्नाबी के लिए तो यह बड़े भाग्य की बात थी कि वह शहजादी पाशा को दूध पिलाने के लिए रखी गई थी। उनके खाने पीने का स्तर तो बेशक वही था जो बेगम का था कि भाई वह नवाब साहब की इकलौती बच्ची को दूध पिलाती थी। कपड़ा लत्ता में भी बेहिसाब था कि दूध पिलाने वाले के लिए साफ सुथरा रहना भी अनिवार्य था। और सबसे ज्यादा मजे तो ये थे कि उनकी अपनी बच्ची को शहजादी पाशा की बेहिसाब उतरन मिलती थी। कपड़े लत्ते मिलने की बात तो तय थी, हद तो यह थी कि अक्सर उसके खिलौने और चांदी के गहने तक उतरन में चमकी को दे दिए जाते थे। और इधर चमकी थी कि जरा जरा होश संभाल रही थी कि बस यही जिद करती जाती थी कि मैं ही पाशा की उतरन क्यों पहनूं, कभी कभार तो वो भी पहन सकती है। कई बार आईना देखकर बड़ी सूझबूझ के साथ कहती थी, अम्मनी, मैं तो पाशा बी से भी अधिक सुंदर हूँ ना, फिर तू उन्हें मेरी उतरन पहनाना। अन्ना भी सुनती और हर घड़ी टूटती जाती थी। बड़े लोग तो बड़े लोग ही ठहरे, अगर किसी ने सुन गुन लिया ना कि अन्ना बी की बेटी ऐसे ऐसे बोलती है तो नाक चोटी काट कर बाहर ना कर देंगे। वैसे भी दूध पिलाने का जमाना जमाना हुआ बीत गया। वह तो ड्योढ़ी की परंपरा थी कि अन्ना लोगों की मरे बाद ही छुट्टी की जाती थी। लेकिन दोष भी क्षमा किए जाने योग्य हो तो क्षमा मिलती है, समझिए। अन्ना बी ने चमकी के कान मरोड़ दिए, उसे समझाया, आगे से कुछ बोली तो याद रख, तेरे को उम्र भर बी पाशा की उतरन पहनना है, समझी कि नहीं? गधे की औलाद। गधी की औलाद ने उस समय जुबान तो सी ली, लेकिन मन में लावा पकता ही रहा। 13 साल की हुई तो शहजादी पाशा की पहली बार नमाज कज़ा हुई। 8वें दिन गुलपोशी हुई तो ऐसा जरी वाला झिलमिलाता जोड़ा अम्मा ने सिलवाया कि आंख ठहरती नहीं थी। जगह जगह सोने के घुंघरूओं की जोड़ी लटकाई थी। जब भी पाशा चलती तो छन छन बाजे जैसी बजती। ड्योढ़ी की प्रथा के अनुसार वह बढ़िया कीमती जोड़ा भी उतरन में चमकी को दे दिया गया। अन्ना भी खुशी खुशी में सौगात लेकर पहुंची तो चमकी, जो अपनी आयु से कहीं अधिक समझदार और स्वाभिमानी हो चुकी थी, दुख से बोली थी, अम्मनी, मजबूरी नाते से लेना और बात है, लेकिन आप ऐसी चीजें लेकर खुश मत हुआ करो। अगे बेटा, वह फुसफुसा कर बोली, ये जोड़ा अगर बेचने को भी बैठे तो 200 रुपए तो कहीं नहीं गए। अपन लोग तो नसीब वाले हैं कि इस ड्योढ़ी में पड़े हैं। अम्मनी, चमकी ने बड़ी हसरत से कहा, मेरा जी बोलता है कि मैं भी पाशा बी को अपनी उतरन दूं। सुनकर अन्ना बी ने सिर पीट लिया, आगे तू भी जवान हो गई है, जरा अक्कल पकड़, ऐसी वैसी बात अगर कोई सुन लिया तो मैं क्या करूंगी, जरा मेरे बुढ़े जोड़ों पर रहम कर। चमकी ने माँ को रोता देखा तो खामोश रह गई। मौलवी साहब ने दोनों को साथ ही साथ कुरान शरीफ उर्दू पढ़ाई शुरू कराई थी। बी पाशा ने कम और चमकी ने अधिक तेजी दिखाई। दोनों ने जब पहली बार कुरान का पाठ समाप्त किया था तो बड़ी पाशा ने उपहार के तौर पर चमकी को भी एक हल्के कपड़े का नया जोड़ा सिलवा कर दिया था। चाहे बाद में उसे पाशा का भारी जोड़ा भी उतरन में दे दिया था, लेकिन चमकी को अपना वह सादा सा
हल्का सा जोड़ा जान से भी ज्यादा प्यारा हो गया था। इस जोड़े से उसी किसी प्रकार के अपमान का अनुभव नहीं होता था। हल्के जाफरानी रंग का जोड़ा जो कितने ही सारे जगमगाते चमचम करते जोड़ों से बढ़कर था। अब जबकि शहजादी पाशा जवान हो चुकी थी और जरूरत भर पढ़ लिख भी चुकी थी, तो उनका घर बसाने की चिंता की जा रही थी। ड्योढ़ी सुनार और दर्जनों व्यापारियों का ठिकाना बन चुकी थी। चमकी यही सोचती रहती कि वो तो शादी के दिन भी, इतने बड़े हंगामे वाले दिन भी, अपना वही जोड़ा पहनेगी जो किसी की उतरन नहीं था। बड़ी पाशा बड़ी दयालु थी और हमेशा अपने नौकरों का अपनी औलाद की तरह ध्यान रखती थी। इसलिए शहजादी पाशा के साथ साथ उसकी बचपन की साथी चमकी के विवाह के लिए भी उतनी ही चिंतातुर थी। आखिर नवाब साहब से कह सुनकर उन्होंने एक योग्य लड़का चमकी के लिए तलाश कर ही लिया। सोचा कि शहजादी पाशा की शादी के बाद इसी जोड़ में चमकी का भी निकाह पढ़ा दिया जाएगा। उस दिन जब शहजादी पाशा के निकाह को केवल एक दिन रह गया था और ड्योढ़ी मेहमानों से ठसाठस भरी पड़ी थी और लड़कियों का टिड्डी दल सारी ड्योढ़ी को सिर पर उठाए हुए थी और शहजादी पाशा अपनी सखियों के झुरमुट में बैठी हुई पैरों में मेहंदी लगवा रही थी, तो चमकी से कहने लगी, ओह चमकी, तू ससुराल जाएगी तो मैं तेरे पाँव में मेहंदी लगाऊंगी। ऐ खुदा न करे, नाबी ने प्यार से कहा, इसके पाँव आपके दुश्मन छुए। आप ऐसे बोले, यही बहुत है। बस है, बस इतनी दुआ करना पाशा कि आपके दुल्हे मियाँ जैसा इसका दुल्हा भी शरीफ हो। मगर इसकी शादी कब हो रही है? कोई चंचल लड़की पूछ बैठी थी कि शहजादी पाशा वही बचपन वाले अभिमान भरी हंसी हंसकर बोली, मेरी इतनी सारी उतरन निकलेंगी तो इसका दहेज तो तैयार समझो। उतरन, उतरन, उतरन। कई हजार सुइयों की बारीक बारीक नोके जैसे उसके दिल को रेत गई। वह आंसू पीते हुए अपने कमरे में चुपचाप जाकर पढ़ रही। संध्या होते ही लड़कियों ने फिर ढोलक संभाली। एक से एक वाहियात गाने गाए जा रहे थे। पिछली रात रत जगा हुआ था, आज फिर होने वाला है। परली तरफ सहन में ढेरों चूल्हे जलाए बावर्ची लोग भांति भांति के पकवान तैयार करने में व्यस्त थे। ड्योढ़ी ऐसे चमक रही थी कि दिन का गुमान हो रहा था। चमकी की रोती हुई सुंदरता संतरी जोड़े में और भी खिल उठी। ये जोड़ा वह जोड़ा था जो उसे हीन भावना के पाताल से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों पर बिठा देता था। यह जोड़ा किसी की उतर नहीं था। नए कपड़ों से सिला हुआ यह जोड़ा नया नया था, जो शेष जीवन भर में उसे बस एक ही बार नसीब हुआ था। वरना सारी उम्र तो शहजादी पाशा की उतरन पहनते ही बीती थी। दहेज और बाकी भी जिंदगी शहजादी पाशा की उतरन पहनते ही बीतने वाली थी, क्योंकि दहेज भी सारा का सारा उनके उतरन का ही बना था। शेष जीवन भी उतरन ही इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन बी पाशा, एक सैयदजादी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है, ये तुम भी देख लेना। तुम्हें एक से एक पुरानी चीज मेरे को इस्तेमाल करने को दी है ना, अब तुम देखना। मलिदे का थाल उठाए वह दूल्हा वालों की कोठी में प्रविष्ट हुई। हर तरफ दीपमाला हो रही थी। यहाँ भी वही चहल पहल थी जो दुल्हन वालों के महल में थी। सुबह निकाह जो पढ़ा जाना था, इतने बड़े हंगामे और इतनी बड़ी कोठी में किसी ने चमकी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। पूछते पूछते वह सीधे दुल्हे मियाँ के कमरे में जा पहुंची। हल्दी मेहंदी की रीत रस्मों से थके थकाए दुल्हे मियाँ अपने मसहरी पर लेटे हुए थे। पर्दा हिला तो वह मुड़े और देखते ही रह गए। घुटनों तक लंबा जाफरानी कुर्ता, कसी कसी पिंडलियों पर तंग पजामा, हल्की हल्की कामदानी का कड़ा हुआ जाफरानी दुपट्टा, रोए रोए भीगी भीगी गुलाबी आंखें, छोटी आसीनों वाले कुर्ते में से झांकती कोमल कोमल गदराई बाहें, बालों में मोतियों के गजरे और होठों पर कातिलाना मुस्कान। यह सब कुछ भी नया नहीं था, लेकिन एक पुरुष जिसकी पिछली कई रातें किसी स्त्री की कल्पना में बीती हो, शादी से एक रात पहले बहुत खतरनाक हो जाता है, चाहे वह कैसा भी शरीफ हो। और फिर रात जो गुनाहों को निमंत्रण देती है, और तन्हाई जो कि गुनाहों की हिम्मत बढ़ाती है। चमकी ने उन्हें यूं देखा कि वह जगह जगह से टूट गए। चमकी जानबूझकर मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। वह तिलमिलाकर अपनी जगह से उठ गए और ठीक उसी के सामने जाकर खड़े हो गए। कनखियों से चमकी ने उन्हें यूं देखा कि वह ढेर हो गए। तुम्हारा नाम? उन्होंने थूक निकलते हुए कहा। चमकी।
और एक चमकीली हंसी ने उसके प्यारे से चेहरे को चांद कर दिया। ये सचमुच तुम में जो चमक है उसका तकाजा यही था कि तुम्हारा नाम चमकी ही होता। उन्होंने आगे बढ़कर डरते डरते अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया, खालिस मर्दाने लहजे में नहीं जो किसी लड़की को पटाने से पहले खामखा इधर उधर की हाँकते हैं, बल्कि कांपते हुए हाथ कंधे से हटाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, यह थाल में क्या है? चमकी ने जानबूझकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। आपके वास्ते मलिदा लाई हूँ। रत जगा था ना रात को? और उसने बिना तलवार के ही उन्हें घायल कर दिया। मुंह मीठा कराने को कहते हुए वो मुस्कुराई। हम मलिदे वलिदे से मुंह मीठा करने के कायल नहीं है। हम तो हाँ। और उन्होंने उसके होठों के शहद से मुंह मीठा करने को अपने होठ बढ़ा दिए उसकी तरफ। चमकी दुल्हे मियाँ की बाहों में ढेर हो गई। उनकी पवित्रता को लूटने, स्वयं लूट जाने और उन्हें लूट लेने के लिए। विदा के दूसरे दिन ड्योढ़ी की प्रथा के अनुसार जब शहजादी पाशा अपनी उतरन, अपना सुहाग का जोड़ा, अपनी अन्ना भी अपनी खिलाई की बिटिया को देने गई तो चमकी ने मुस्कुरा कर कहा, पाशा मैं जिंदगी भर आपकी उतरन इस्तेमाल करी, मगर अब आप भी, कहकर चमकी पागलों की तरह हंसने लगी। मेरी इस्तेमाल करी हुई चीज जिंदगी भर आप भी। चमकी की हंसी रुकती ही न थी। सब लोग यही समझ रहे थे कि बचपन के साथ खेली सखी की जुदाई के गम में कुछ देर के लिए चमकी को पागल कर दिया है। मित्रों, गरीब व्यक्तियों को तो अक्सर ही उतरन ही पहनने को दिए जाते हैं, लेकिन अगर गरीबी में स्वाभिमान हो तो वो इस उतरन को पहनने में बड़ा अपमान महसूस करता है। इस तरह का ये अपमान चमकी के दिल में जमा होता गया, होता गया, होता गया, और उसकी परिणति कहाँ हुई आपने देखी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी उतरन, जिसे लिखा है वाजिदा तबस्सुम, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों की ही समान रूप से जानी मानी लेखिका है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।